बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, आलिया पाक भारत कशीदगी की वजह से जो पाकिस्तान का किरदार रहा, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में एक ज़मानदार मुल्क के तौर पे सामने आया और पूरा आलमी मंजरनामा ही तक तब्दील कर दिया। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी क़ियादत है, फ़ौजी क़ियादत है या मीडिया का किरदार है, वो बेमिसाल रहा। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो किरदार है, हिंदुस्तान की अफवाज का किरदार है, हिंदुस्तान के सियासतदानों का किरदार है और हिंदुस्तानी मीडिया का जो किरदार है, वो दुनिया में मजाक बनकर सामने आया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आलमी सतह पे मसला कश्मीर जो सर्द खाने की नज़र हो चुका था, अब अक़वाम आलम में मसला कश्मीर डिस्कस हो रहा है और ये जाना जा रहा है कि मसला कश्मीर एक वाकई एक ऐसा मसला है जो जनूबी एशिया में अमन के लिए ख़तरा है। आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान की बड़ी जानदार आवाज़ हैं, मसला कश्मीर पे जब भी बात की, बड़े जानदार तरीके से बात की और कश्मीरियों की ये आवाज़ हैं, पाकिस्तान की आवाज़ हैं। मरकज़ी नायब सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर चौधरी बरजीस ताहिर साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इनसे बात करेंगे तो ये सब क्या कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी और फिर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो किरदार सामने आया है, पाकिस्तान ने पूरी आलमी मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद साहब, आपने बड़ी दुरुस्त मंजर कशी की है कि पाकिस्तान को बने आज 75 वर्ष हो चुके हैं। इस कश्मीर पर पाकिस्तान की 3 जंगें हो चुकी हैं और पाकिस्तान का आम आदमी जो है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का जो हमारे नौजवान नस्ल है जी, वो समझने से कासर थे कि ये कश्मीर का नाम क्यों लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 3 जंगों में ये चौथी जंग, ये वाहिद जंग है कि जब लोग सुबह सो के उठे हैं तो उन्होंने पूछा कि ये जंग बंद क्यों हुई है। लोग कहते हैं कि जंग को बंद करो, लेकिन इस जंग के बारे में लोगों ने मुतालबा किया, नौजवान नस्ल ने पूछा कि ये जंग क्यों बंद हुई है, हमारी तो डिमांड नहीं थी। तो ये तो एक वैसे आम आदमी की मैं बात करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से, जिस भद्दे तरीके से हिंदुस्तान ने अपने आप को पूरी दुनिया में रुस्वा किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपने राफेल जैसे जो हैं जहाज़ जो हैं उनको तबाह बर्बाद करवाया और उसके बाद जिस ज़िल्लत अमेज़ तरीके से उन्होंने ट्रंप से भीख मांगी सीज़ फायर की, मैं समझता हूँ ये एक तारीख़ में एक मिसाल है। लोगों के नज़रों में कश्मीर का अपना एक मकाम है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने ये जंग बंद की है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि हमने 1000 साल की जंग का बदला ले लिया है, हमने 1000 साल की तारीख़ का बदला ले लिया है मुसलमानों से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी भी कह सकते हैं कि हमने भी हिंदुस्तान से 1971 की जंग का बदला ले लिया है। अब हमारे लोग जो हैं वो जंग से डरते नहीं हैं। अब वो हिंदू बनिया जो कहते थे कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, अब उसका किरदार अय्या हो चुका है और पाकिस्तान के लोग जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुल्क हासिल किया था और जिस तरीके से इसके अकाबरीन ने कश्मीर का मसला जो है जनरल असम्बली में पेश किया, कश्मीर के मसले पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो पाकिस्तान को कभी कश्मीर की वजह से दहशतगर्द करार देने का लाइसेंस दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जो है आज के दौर में ख़ुसूसन ये आसम मुनीर को जाता है, जिसने पूरी कौम के ज़हनों में ये बिठा दिया कि फ़ौज का किरदार जो है वो अपनी जगह अहम है और उसके साथ जिस तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ ने कंपनी की और उनके साथ शाने के साथ शाना मिला के चले और इसके साथ जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने भाई को गाइड किया और बिल्कुल अपने पत्ते जो थे चुन चुन कर उनको खेला। आज
पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं उनके सर फ़ख्र से बुलंद हैं और वो ये कह सकते हैं कि ये वाहद जंग है पाकिस्तान में जो 25 करोड़ अवाम ने जंग लड़ी है। जी। इसमें किसी और का, किसी डिसिप्लिनरी फोर्स का इतना दखल नहीं है ऐसे ही है। जितना 25 करोड़ अवाम का दखल है। और इस जंग पे अवाम जो हैं वो फ़ख्र करते हैं, अपनी फ़ौज पे फ़ख्र करते हैं, अपने जर्नैलों पे फ़ख्र करते हैं, अपनी क़यादत पे फ़ख्र करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। बिल्कुल कि सही मैं बात है, किस अल्फाज भी तरीके नहीं से है। और ना- दूसरी ये बात है कि हम सुना करते थे कि 65 की जब जंग हुई तो किस तरीके से अवाम अपनी फ़ौज के लिए बाहर निकलती थी, फूलों की पत्तियाँ नछावर करती थी। और बहरहाल हम सोचा करते थे कि ऐसा भी होता था, लेकिन इस दफ़ा हमारी आंखों ने ये देखा, ये मंजरनामा भी, कि अपनी फ़ौज के लिए बेमिसाल जज्बा पाकिस्तानी अवाम का और कश्मीरी अवाम का था। जो हिंदुस्तान साजिश कर रहा था कि फ़ौज और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा कर रहा था, आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे हालात वो पैदा कर रहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ नफरत हो जाए लोगों की। और फिर पाकिस्तानी फ़ौज का बेमिसाल किरदार सामने आया, जिस पे पूरी पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम खुलकर सामने आई और उन्होंने कहा कि हम भी अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। इस जज्बे को आप किस निगाह से देखते हैं? और दुनिया में ये जो मंजरनामा तब्दील हुआ है कि बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है और कश्मीर का मसला फ्लैश पॉइंट बन चुका है। देखें, ये तो जो लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की। तो हम उस वक़्त भी कहते थे कि दुनिया भर में जिस मुल्क की फ़ौज जो है ना वो कमज़ोर हो, वो मुल्क जो है उसकी सालमियत ख़तरे में होती है। तो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने अपना आज जो है हमारे कल के लिए हमेशा इन्होंने कुर्बान किया है। आज भी देखें तो बॉर्डर पे खड़े हैं, आज भी देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किल तरीन हालात हैं फ़ौज ने उनके साथ, अवाम के साथ मिलकर मुकाबला किया है। दुनिया भर में मैं समझता हूँ कि ये मसला, जो लोग कहते हैं कि ये मसला ख़त्म हो चुका था ट्रंप के ये कहने से कि कश्मीर का मसला जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको सेटल होना चाहिए, मैं इसकी सालसी करने के लिए तैयार हूँ, तो लोगों के ज़हनों में फौरी तौर पर आता है कि कश्मीर का मसला किस तरह ख़त्म होगा। क्योंकि कश्मीर के लिए तो हिंदू बनिया जो है 1948 में जब इन्होंने 27 अक्टूबर को हमला किया था और वो हमला जो है वो कश्मीर को फतह करने के लिए किया, तो मैं समझता हूँ कि उस हमले के बाद हिंदू बनिया और जवाहरलाल नेहरू खुद गए अक़वाम मुत्तहिदा में कि खुदा के लिए जंग बंद करवा दो हम लोग। और ये जो आज आज़ाद कश्मीर देख रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर उस वक़्त हमारे मुसलमानों ने, हमारे कबायलियों ने, हमारे उस इलाके के मुजाहिदों ने ये हिंदुओं से छीना था। ये वो आज़ाद कश्मीर है, ये वो कश्मीर नहीं है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कब्जे में है। उसको तो ये गुरूर और तकब्बर था, ये फ़ख्र था कि मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, और इस वजह से वो खित्ते में अजारादारी भी कायम कर रहा था। पाकिस्तान की किसी बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं था, और साथ वो ये समझ रहा था कि हिंदुस्तान आलमी मंडी है और लोगों की तवज्जो इस तरफ है तो कोई पूछ नहीं सकता। आप खुद अंदाज़ा लाएं कि आपने ये बात की है। देखें, पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरीके से ट्रेनिंग हासिल की है, जिस तरह वो कलाबाजियाँ लगाकर अपनी गेम्स में लोगों को बिताते हैं, तो ये राफेल का और जेएस थंडर का तो मुकाबला ही नहीं है कीमत के लिहाज से। जेएस थंडर को तो जो बेहतरीन बना दिया वो पाकिस्तान के पायलट्स ने बनाया, एयरफोर्स के पायलट ने बनाया, और राफेल तैयारों को जो बर्बाद किया, उनकी जो किस्मत को उन्होंने बर्बाद कर दिया, उनको फ्रांस की जो इकॉनमी थी उसको बर्बाद करके रख दिया। ये पाकिस्तान के शहीनों का काम है, और इन शहीनों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उनके लिए आंखें बिछाती है, और कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके मुंह से ये बात हो। जब लोग बातें करते थे कि ये फ़ौज क्या करती है, तो अब मेरा ख्याल है लोगों को पता चल जाना चाहिए
कि फ़ौज क्या करती है। फ़ौज ने वो काम कर दिखाया है जो दुनिया भर की जो अफवाज अपने आप को चैंपियन समझती हैं जी। कि हम यहाँ पे एयरफोर्स को त्यारे जो हैं वो लड़ा सकते हैं, हम इस तरीके से जहाज़ जो है उनको गिरा सकते हैं। तो हमारे इन शाहीनों ने फिर एक दफ़ा एम आलम की वो तारीख जो थी 1965 की, जी। जिसने एक जहाज़ से 5 जहाज़ उसने गिराए थे, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे इन शाहीनों ने जिस तरीके से राफील को कैफर किरदार तक पहुँचाया है, ये तारीख में हमेशा याद रहेगा। और ये तारीख जो है ये इन शाहीनों पर फ़ख्र करेगी। और चूँकि इन सब का वो जो आर्मी कमांडर इन चीफ जी। है, इन सब का जिसको फील्ड मार्शल का जी। एजाज़ दिया गया है आसिम मुनीर को, तो मैं समझता हूँ कि ये किरदार आसिम मुनीर के बिल्कुल उसके रोल पे फिट आता है। और ये हमारे जो एयरफोर्स के जो जिनके अफवाज की जिनकी वो सर्विसेज में जो इजाफा किया गया है, ये बिल्कुल उनका ये राइट बनता था। तो अल्लाह ताला का फजल है, पाकिस्तान की अफवाज जो हैं दुनिया भर में सुरखरू हैं। और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बार बार पूछती है कि आप कब आ रहे हो, आपने कब लड़ाई करनी है, और अगर आप लड़ाई करने चाहते हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार। देखें, जहाँ तक फील्ड मार्शल का तल्लक है, मैं तारीख हम अपनी ही मुल्क के दो फील्ड मार्शल बने हैं जी। एक पहले बने थे जनरल अयूब खान, जी। दूसरे ये। लेकिन ये आसिम मुनीर वाहद शख्सियत है जिनको जो हाफिज़ कुरान भी हैं, जिनका कल्चर ही जो है कुरान के साथ प्यार करना है, जो अपनी लड़ाई लड़ने से पहले नमाज पढ़ते हैं। आसिम मुनीर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइन अगर इजाज़त दे, कानून अगर इजाज़त दे कि आसिम मुनीर को कोई और ओहदा जो है इससे बड़ा ओहदा भी देना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि 25 करोड़ अवाम के दिल की आवाज़ है कि आसिम मुनीर को वो ओहदा भी देना चाहिए। क्योंकि ये जिस तरीके से 25 करोड़ अवाम को सुरखरू किया है, लोगों को वो वक्त भूल गया है पलटन मैदान का, जो पलटन मैदान में लोगों के साथ हुआ है। आज भी लोग अपने ज़हनों में जब उस पर नक्शा डालते हैं, और जो दास्तानें इनके बारे में मशहूर थी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो दास्तानें उनकी बजाय अब अल्लाह अकबर की सदाएं जो हैं वो बुलंद हो रही हैं, और ये पूरी का पूरा सिनेरियो तब्दील हो गया है। आपने बताया कि अब हिंदुस्तान जो है वो पस्ती की तरफ गामजन है, पाकिस्तान जो है वो उड़ान की तरफ गामजन है। तो ये सारे का सारा मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। ये आसिम मुनीर की अपनी अफवाज को जिस तरीके से उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने उनको ये तरबियत नहीं दी थी, उनकी तरबियत ही ये थी कि हम सब मिलकर कुरान से अपना रास्ता तलाश करें। आसिम मुनीर, जितना मैं उनको जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई शरीफ नफ्स शख्सियत थे और शख्सियत हैं, और कुदरत ने उनकी मदद की है। और इस वक्त फील्ड मार्शल का उनका ये राइट बनता है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने भी जो मिलकर उनके साथ काम किया है, इसमें वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, जो हिंदुस्तान ने हमेशा आलमी सतह पे इतना लोगों को गुमराह किया, इस बार जो पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फ़ैसला किया कि आलमी सतह पे मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में उन्हें जो कमेटी तश्कील दी, क्या आप समझते हैं कि कितना ये ज़बरदस्त काम है, और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को झूठा साबित करने के लिए ये जो पार्लिमानी वफ़द है कितना अहम किरदार अदा करें? देखें, जहाँ तक पार्लिमानी वफूद है जाने चाहिए। ये नहीं है कि पार्लिमानी वफूद ने कोई रास्ते में लड़ाई करनी होती है, यहाँ पे किसी फ़ौज की कमांड करनी होती है। पार्लिमानी वफूद जो हैं पार्लियामेंट्स में जाके जो दूसरे मुल्कों के काबरीन हैं, व्यू पॉइंट अपना उनको बताते हैं, और उनको बताते हैं कि, और लोग भी इनसे जानना चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि ये वफूद जो है हमारे मुल्क में आए, हम इनसे पूछें कि इनसे अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को इन्होंने किस तरह तबाह किया।
लोग इनसे जानना चाहते हैं कि इनके पास क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से इन्होंने राफेल तैयारे जो हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तान कहता था कि मेरे पास राफेल तैयारा आ गया, मैं पूरी एशिया का थानेदार बन जाऊंगा, और मैं एशिया का जनूब मशरकी एशिया में वो अपने अलावा किसी को कुछ समझता नहीं था। आज वो भूटान और नेपाल के दरवाजे खटखटा रहा है कि आप हमारे साथ तामन करें, और भूटान, बांग्लादेश और ये छोटे छोटे मुल्क भी आंखें दिखा रहे हैं, ये भी उनको आंखें दिखा रहे हैं कि तुम एशिया के थानेदार कह रहे थे, अब तुम्हें तुम्हारी औकात जो है हम सब ने बता दी है, और हम समझते हैं कि इसको तकब्बर लेकर डूब गया है। और आज ये मुल्क अगर इसमें आप अमन से रह रहे हैं तो इसमें मैं समझता हूँ एक नज़रिया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। सही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि दो कौमें हैं हिंदुस्तान में, एक मुसलमान है और एक हिंदू हैं, और ये दोनों इकट्ठे नहीं मिलकर बैठ सकते। उनकी स्ट्रेटजी देखें जी। अगर उन्होंने हमला किया है तो मसाजिद पर किया है, उन्होंने हमला किया है नहते अवाम पर किया है, उन्होंने हमला किया है हमारी ख्वातीन पर किया है, और उन्होंने हमला किया है तो हमारे बच्चों पे किया है। मेरे मुल्क के शाहीनों ने, मेरे मुल्क के दिलेरों ने, फौजी जवानों ने हमला इनके मंदिरों पे नहीं किया, उन्होंने हमला किया है इनके जो जहाँ पे जहाज खड़े होते थे राफेल, उनको तबाह किया है। तो साहब आप क्या कहते हैं कि जो मालिक बड़ी तेज़ी से मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हिंदुस्तान की मंडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? देखें, हिंदुस्तान का तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वादा किया था जवाहरलाल नेहरू ने कि हम रायशुमारी कराएंगे जी। 1961 को श्रीनगर के लाल चौक में उसने स्पीच की, उसने कहा जी जवाहरलाल नेहरू उनके बानी है, उस पर एतबार करना चाहिए। करारदाद जो पेश हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उस करारदाद पे उन्होंने कोई अमल नहीं किया, कोई रायशुमारी नहीं कराई, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की उन्होंने रेड लाइन लगाई कि हम पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे जी। अब आप देख लें, आपके सामने है कि पाकिस्तान इसको ये सफ़ा हस्ती से मिटाएंगे। कुदरत ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि हिंदुस्तान खुद टुकड़े टुकड़े जो होने के अब पूरी तरह तैयार है। और मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जो है ना सिर्फ अपने आप को ले डूबेगा बल्कि वो हिंदुस्तान को भी ले डूबेगा, क्योंकि उसकी जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से उसने अपने हिंदुस्तान को सेकुलर स्टेट बनाने की बजाय उसने हिंदुस्तान को एक मजहबी स्टेट बनाकर हिंदू मत को लोगों को उसका प्रचार करके और मुसलमानों को जिस तरीके से उसने 2 नंबर शहरी बनाया हुआ है, आपने देखा नहीं? वो औरत बेचारी, वो गालबन कर्नल उन्हीं की कर्नल है, सोफिया, जिस तरीके से वो इनके साथ 2 दिन 4 दिन पहले वो इनकी तर्जमान थी, और 2 दिन 4 दिन के बाद इन्होंने जो ज़बान उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन तहजीब जो है वो भी इसका तकाजा नहीं करती। तो अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी कौम जो है वो भी डिमोरलाइज है, उनकी अफवाज भी डिमोरलाइज हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने आप को डिमोरलाइज किया है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम ने अपने आप को मॉरली भी, पाकिस्तानी अवाम ने ये नहीं किया कि हम जीत गए हैं तो हम यहाँ पर उनके मंदिरों को आग लगा दें। ये अगर खुदा न खास्ता ये जीत जाते तो ये हमारी मस्जिदों को आग लगा देते। जिस तरीके से इन्होंने पहले बाबरी मस्जिद को, जिस तरीके से उसके बाद जो इनके अज़ाइम हैं, जो इनकी आप रिपोर्ट्स पढ़ लें तो मुसलमानों को जिस हकीर नज़र से देखते हैं, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह ताला हम फिर अपनी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुल्क जो है उसको मजबूत हाथों में देखते हुए हम ये अहद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अजीम से अजीम तर बनेगा। और ये मुल्क जो है ये हमारा है, ये मुल्क ईसाइयों का भी है, ये मुल्क हिंदुओं का भी है, ये मुल्क में, इस मुल्क में सब आज़ाद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये सब का मुल्क है, सब आज़ाद हैं। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ यहाँ पे
कोई किसी पर जबर नहीं है। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, जितनी सब लोगों ने जितनी मेहनत की है, मैं सबको दिल की गहराइयों से सही बात है, सलाम बेमिसाल पेश करता जज्बा है। लेकिन ये बताएं जो साहब कि क्या वक्त आ नहीं गया कि मसला कश्मीर का हल हो और अक़वाम मुत्तहिदा हो, अक़वाम आलम हो, अब वो फोकस करेंगे इस मसले की तरफ, ताकि जो जनूबी एशिया का अमन का ये जो ख़तरा है वो सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से है और इसको हल करना अब ज़रूरी हो गया। देखें, मेरी गुजारिश ये है, ये अक़वाम मुत्तहिदा वो अक़वाम मुत्तहिदा है, रायशुमारी हुई, करारदाद पास हुई, नहीं इन्होंने रायशुमारी कराई। अगर मशरकी तैमूर में और जनूबी सूडान में रायशुमारी हो सकती थी जी, तो वाई नॉट इन कश्मीर, क्योंकि इन सब को जो सपोर्ट थी वो बड़े बड़े चौधरियों की सपोर्ट थी, जो समझते कि हम ठेकेदार हैं, हम ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं। फ़लस्तीन में तो इनको ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आए, वहाँ तो बच्चे जिस तरीके से ज़बह हो रहे हैं इनको नज़र नहीं आए। ये उसके बाद ये समझते थे कि शायद ज़मीन के खुदा हम हैं, लेकिन अब ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अब अगर इंसाफ करोगे, इस मुल्क दुनिया में इंसाफ करोगे, तो फिर ये मुआशरा तरक्की करेगा। और दुनिया में जो मसाइल सुलगते हुए मसाइल हैं, अगर इनको हल ना किया गया तो किसी वक्त भी ये चंगारी बन सकते हैं। और ये कश्मीर का मसला, जिसको इस वक्त आप देखें कि ट्रंप ने भी महसूस किया कि कश्मीर का फैसला होना चाहिए। अब जो मर्जी कर लें, कोई दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कश्मीर जो है ये आप हिंदुस्तान को दे दें। कोई दुनिया का जो मुदब्बर शख्स है वो ये नहीं कह सकता कि कश्मीर, हाँ कश्मीर का मसले का हल है तो एक है, वो है कश्मीर में रायशुमारी कराई जाए और वो रायशुमारी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक की जाए। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की फ़ौज अगर तैनात है तो कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग उन पे फूल नछावर कर रहे हैं और उनके शाना बशाना कहते हैं कि जी हम साथ होकर लड़ेंगे। और उधर देखें तो मकबूजा कश्मीर में उस फौज के खिलाफ नफरत है और वो नफरत की अलामत बन चुकी है। वो फौज सर्वाइव कैसे कर पाएंगे सर? मैं नहीं समझता सर्वाइवल की तो उनकी जंग, सर्वाइवल तो उनका ख़त्म हो गया है। अगर उन्होंने बावकार तरीके से सर्वाइवल करना होता तो वो बावकार तरीके से अगर उन्होंने सर्वाइवल करना था तो अमन की भीख ना मांगते ट्रंप से। यही बात है। पाकिस्तान ने तो दरख्वास्त नहीं की ट्रंप से कि हमारी जंग बंद करा दें। सही है। पाकिस्तान ने तो कहा है जी कि अगर आप कहते हैं तो हम मशवरा करते हैं। जी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो मशवरा किया है अपने वज़ीर आज़म से जी। और सारे अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा किया है। और जब उन्होंने सब ने कहा है, पाकिस्तान ने तो आखिर अगर खुदा न खास्ता ये कामयाब होते तो इन्होंने वो काम करना था पाकिस्तानियों के साथ और हमारी सरहदों पर। इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनको मौका नहीं दिया। अब मैं समझता हूँ अब तारीख लिखी जा चुकी है, अब इनका डाउनफॉल आ चुका है। और मेरी कौम जो कहा करती थी कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने शेर की तरह ज़िंदगी गुजारी है, गीदड़ की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी। कायद आज़म के वो मानने वाले हैं, सिपाही हैं और ये मुल्क अजीम से अजीम तर इसको बनाकर हम छोड़ेंगे, यही हमारा मिशन है। बहुत शुक्रिया जोई साहब, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और कश्मीरियों के बेमिसाल जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तानी आवाम को सलाम पेश करते हैं। लेकिन जाते जाते मोदी सरकार को सिर्फ एक ही मैसेज देंगे कि इससे पहले कि हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाए, आइए मसला कश्मीर के हल के लिए मिलके किरदार अदा करते हैं। इसके साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।